Bro, this manga reminds me of Monster. एंड साइकोलॉजिकल तो ये है काफी, और इसमें माइंड गेम्स भी बहुत तरह के खेले गए हैं, बट जो खून खराबा इसमें दिखाया है एंड जो इसका विलन है अलग लेवल का साइकोपैथ, लाइक जोकर। तो आज जिस मांगा की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है म्यूजियम। एंड इसका नाम म्यूजियम क्यों है वो तुम्हें लास्ट में पता चलेगा। एंड इस मांगा का प्लॉट काफी सिंपल है। एक किलर है जिसके पीछे एक डिटेक्टिव लगा हुआ है, बट सिर्फ इसका प्लॉट ही सिंपल है। बाकी आगे जो ये किलिंग्स करेगा जैसे जैसे धीमे धीमे केस और खुलता जाएगा और भी ज्यादा मिस्ट्रीज बढ़ती रहेंगी। एंड मैं सच में ये देखकर हैरान हो गया था कि ये मांगा इतनी अंडररेटेड कैसे। और हाँ, इस मांगा में टोटल 24 चैप्टर्स हैं, जिसमें से आधे इस वीडियो में कवर होंगे और आधे अगले में। चलो फिर अब स्टार्ट करते हैं। साथी म्यूजियम। तो मांगा की शुरुआत होती है और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर हिसाशी सावामुरा को। अब उसकी ना किसी बात पर अपनी वाइफ से बहस हो रही थी। क्या था कि हिसाशी अपने काम में ना बहुत ही ज्यादा बिजी रहता था और वो अपनी फैमिली को बिल्कुल भी टाइम नहीं देता था। तो उसके लिए उसकी वाइफ हारुका उसे सुना रही थी एंड वो भी फिर गुस्से में बोल देता है कि मैंने बोला ना मुझे काम है, इट्स माई ड्यूटी। एंड देन फिर उसकी बीवी कहती है यू आर अ वेरी गुड डिटेक्टिव बट स्टिल यू कांट इवन कैच अस। एंड तभी सपने से हिसाशी की आंखें खुलती हैं। यहाँ में अब उसके कमरे की हालत दिखाई जाती है कि कैसे उसके कमरे में खाने पीने का सामान ऐसे ही डला हुआ है, कोई सफाई नहीं हो रखी। अब ये देखकर तुम्हें साफ साफ पता चल रहा होगा कि जो ये सपना देख रहा था वो सिर्फ सपना नहीं था, वो एक्चुअली में हो गया है। इसकी बीवी की इसके साथ सच में लड़ाई हो गई है। अब इसके बाद ये अपनी जॉब के लिए जाता है और इसे एक साइट पर बुलाया जाता है जहाँ पर मर्डर हो गया था। वहां वो देखता है तो पुलिस वालों ने वहां पर जंगली कुत्तों को पकड़ के रख रखा था। वहीं उसका एक और डिटेक्टिव दोस्त था जिसका नाम था निशिनो, और ये हिसाशी का जूनियर भी है और उसका पार्टनर भी। अब उसे एकदम से वहां पर उल्टी आ जाती है। अब हिसाशी वहां पर आता है और उससे पूछता है क्या हो गया भाई तेरे को, तबीयत सही है? वो कहता है कि नीचे बॉडी की हालत देखकर मेरा मूड खराब हो गया। अब वो भी नीचे जाता है बॉडी देखने के लिए और उसकी हट के चौंतीस हो जाती है क्योंकि वो एक फीमेल की बॉडी थी और उसकी बॉडी पूरी तरह कुतरी गई थी। फिर हमें पता चलता है कि एक्चुअली में जंगली कुत्तों ने ही इसको बुरी तरह चीर कर खा गए थे। इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चलता है कि वो जो कातिल था वो इस लड़की को यहाँ पर लेकर आया पहले, एंड देन फिर यहाँ पर उसने उस लड़की को बंद कर दिया और उसके बाद इसके अंदर कुत्ते छोड़ दिए। अब हिसाशी उसकी बॉडी के पास जाता है और वो नोटिस करता है कि इसकी जो बॉडी है वो डीकम्पोज हो रही थी। पीछे से एक और डिटेक्टिव आता है जो कि उसका सीनियर था और उसका नाम था काजो। वो बताता है कि हाँ इसे मरे हुए 3 दिन हो चुके हैं। अब वो पूछता है कि क्या इसके बारे में पता चला कि ये जो लड़की है ये कौन है, कहाँ से है? वो कहता है कि इसका पूरी बॉडी और इसका चेहरा पूरा एकदम खत्म हो चुका है, सो अभी आइडेंटिफिकेशन करना काफी मुश्किल है। देखते हैं अब कब तक पता चलता है इसके बारे में। अब इधर से सीन शिफ्ट होता रहा, हमें एक घर दिखाया जाता है। वहाँ एक फ्लैट में एक लड़का रहता था जिसका नाम था यूइची और वो अपनी माँ के साथ वहाँ रहता था। अब ये बंदा लगभग 28 साल का था, लेकिन ये बंदा कुछ काम नहीं करता था। इसकी माँ ही सुबह जाती थी काम पर और रात में आती थी, और ये साला बंदा तो पूरे दिन कुछ नहीं करता था, बस अपने कमरे में बैठा बैठा वीडियो गेम्स खेलता रहता था। और यही उसका रूटीन भी था। वो आराम से 12 बजे खड़ा होता था, उसकी माँ जो खाना बना के जाती थी वो खाता था, फिर कुछ गंदे गंदे काम करता है एंड फिर वो अपनी ठरक मिटाता है एंड देन फिर लेट कर वीडियो गेम खेलता रहता है। अब एक दिन क्या होता है कि दोपहर में 3:30 बज रहे थे, ये सो रहा था, तभी फिर ये खड़ा होता है वॉशरूम जाने के लिए। तभी ये नोटिस करता है कि गेट में से कुछ आवाज आ रही थी और वो देखता है कि उसका जो गेट है वो उसका डोर नॉब खुलता है, जो कि बाय द वे लॉक था, वो अपने आप खुल जाता है और गेट भी हल्का सा ओपन हो जाता है। अब ये डर जाता है, इसे लग रहा था कि कोई चोर वोर आया है। अब वो किचन जाकर चाकू लेकर आता है, लेकिन तब तक जो गेट था वो बंद हो गया था दोबारा। अब वो सारे कमरों में चेक करता है लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर वो लास्ट में अपने कमरे का भी गेट खोल कर देखता है तो वहां पर भी कोई नहीं था। अब बस उसने अपने दरवाजे के पीछे चेक नहीं करा था। वो कहता है दरवाजे के पीछे थोड़ी ना खड़ा होगा कोई, लेकिन तभी वहां से एक बंदा निकल कर आता है जिसने एक रेनकोट टाइप का कुछ पहन रखा था और उसके मुंह पर फ्रॉक का मास्क लगा हुआ था। एंड देन फिर वो उसे इलेक्ट्रिकल शॉक देकर बेहोश कर देता है। अब इधर हम देखते हैं कि हिसाशी और उसका पार्टनर निशिनो जा रहे थे गाड़ी में। तभी हिसाशी कहता है यार ये जो कातिल है ना ये थोड़ा अलग है यार, क्योंकि अगर चलो इसे कत्ल भी करना था किसी का या इसे किसी से बदला लेना था तो ये सीधे सीधा उसे मार सकता था, लेकिन उसने उसे इतनी गंदी मौत क्यों दी? इसके पीछे कुछ तो राज छुपा हुआ है, या तो इस लड़की से उसकी बहुत ही ज्यादा कुछ दुश्मनी थी। अब तभी उसके पास कॉल आता है जो कि उनकी इन्वेस्टिगेशन टीम का ही था। वो बताते हैं कि उन्हें एक कुत्ते के मुंह से एक कागज मिला है और वो जाकर देखते हैं तो उस कागज पर लिखा हुआ था पनिशमेंट डॉग फूड। अब ये देखकर हिसाशी समझ जाता है कि ये कातिल ही छोड़कर गया था जो कुत्ते खा गए, और उसने ना इस बंदी को ये पनिशमेंट
दी है इन डॉग्स का खाना बनवा कर। अब इधर हमें दिखाया जाता है जो वो फ्रॉग किलर था उसने यूइची को पकड़कर वो ले आया एक सुनसान बिल्डिंग में। एंड फिर वो उसे कहता है 28 साल का हो गया है तू यूइची और अभी भी कुछ काम नहीं करता है, अभी भी तू अपनी माँ के भरोसे रह रहा, उन्हें परेशान कर रहा है इस उम्र में भी। अब तेरे ऊपर मुकदमा चल गया है और तू गिल्टी साबित हुआ है और इसीलिए अब तेरे को पनिशमेंट मिलेगी। अब वो पेपर निकाल कर दिखाता है जिस पर लिखा था पनिशमेंट नो योर मदर्स पेन। अब वो एक आरी लेकर आता और उसका एक कान काट देता है और उसे एक वेइंग मशीन पर डाल देता है और वो चेक करता है तो उसका वेट था सिर्फ 20 ग्राम। और फिर वो कहता है कि अभी 3260 ग्राम और चाहिए और फिर वो उसका दूसरा कान काट देता है। और अब वो ऐसे ही उसका एक एक बॉडी पार्ट काटने वाला था जब तक 3 किलो 280 ग्राम उस वेइंग स्केल पर नहीं हो जाता। तो जब हम देखते हैं हिसाशी को जो उस डॉग फूड वाले पनिशमेंट वाले पेपर को ले जाता है अपने चीफ के पास और उन्हें दिखाता है और वो बताता है कि उसकी थ्योरी ये मानती है कि जो ये किलर है ना वो एक नॉर्मल किलर नहीं है बल्कि एक साइको किलर है जो अपने विक्टिम्स को ऐसे पनिशमेंट दे रहा है। लेकिन फिर उसका चीफ कहता है भाई तू इतना ज्यादा दिमाग मत लगा, ये भी तो हो सकता है कि एक कुत्ते ने कहीं से खा लिया हो ऐसी। तभी वहाँ एक और ऑफिसर आता है पीछे से और उन्हें बताता है कि उन्हें उस लड़की की आइडेंटिफिकेशन के बारे में पता चल गया जिसका अभी कत्ल हुआ था और उसका नाम था अकेमी यूइहारा। 26 साल इसकी उम्र थी एंड फिर इन्हें पता चलता है कि उसका एक बॉयफ्रेंड भी था जिसके साथ वो लिविंग में रह रही थी। फिर वो उसके पास जाते हैं और उसका बॉयफ्रेंड ये खबर सुनकर पगला जाता और रोए जा रहा था। हिसाशी उसे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि अकेमी का कोई दुश्मन हो या जो ये काम कर सकता है? वो कहता है नहीं ऐसा कोई भी नहीं था। अब लास्ट में हिसाशी उससे जाते हुए पूछता है ये थोड़ा ऑड क्वेश्चन है बट क्या वो कुछ रिलेटेड थी डॉग्स वगैरह से? फिर वो बताता है कि हाँ उसे पैट वगैरह काफी पसंद थे, इनफैक्ट उसका एक पालतू कुत्ता भी था। एंड फिर उसे पता चलता है कि जो अकेमी थी वो काफी ज्यादा ऐसा डॉग लवर टाइप की थी और एक पेट डॉग उसका खुद का भी था जिसे वो काफी प्यार करती थी। लेकिन जब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिविंग में शिफ्ट हो रही थी तो उसे छोड़ना पड़ा क्योंकि जो उसका बॉयफ्रेंड है उसे डॉग से एलर्जी है। अब हिसाशी यही सोच रहा था यार बट एक कुत्ते को छोड़ने की इतनी बड़ी सजा कौन ही देगा उसे, बट जिसने भी कत्ल किया उसे पता था कि अकेमी को डॉग काफी पसंद थे इसलिए उसने उसको ही डॉग का खाना बनवा दिया। इधर हमें दिखाया जाता है कि उस फ्रॉग ने यूइची की नाक, जीभ, गाल तक काट दिया था एंड वो बुरी तरह तड़प रहा था। लेकिन इन सब का वेट भी काफी कम था इसलिए वो वेट हो ही नहीं पा रहा था पूरा। और फ्रस्ट्रेशन में वो फ्रॉग फिर सीधा पकड़ता है और उसका जो सर होता है उसे काट देता है एंड 3280 ग्राम वेट पूरा हो जाता है। अब इधर हम देखते हैं कि एक सुनसान बिल्डिंग में एक कपल्स आते हैं एंड फिर वो वहां पर मेकआउट करने लगते हैं एंड तभी वहां पर एक लड़की को यूइची की बॉडी पड़ी मिलती है एंड फिर हम देखते हैं कि कुछ देर बाद वहां पर पुलिस आती है। अब उन सब की तो फट जाती है देखकर कि कैसे इसे मारा गया था बट हिसाशी ये देखकर समझ जाता है ये उसी किलर का काम है। देन फिर वो देखते हैं कि वहां पर पेज भी पड़ा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था पनिशमेंट नो योर मदर्स पेन। अब वो हिसाशी देखता है कि उसके बॉडी पार्ट्स को काट कर वेइंग स्केल पर नापा गया था जिसका वजन था 3 किलो 280 ग्राम। अब इन्वेस्टिगेशन जब होती है तो उस किलर के जूतों के निशान उसके घर पर भी मिलते हैं तो इन्हें पता चलता है कि वो उसे घर से उठाकर बेहोश करके लेकर आया था। लेकिन जो हिसाशी था ना वो ये सोच रहा था कि यार उसने उसे ऐसे ही क्यों मारा और जो ये वेट कराया उसने इसका मतलब क्या है। एंड उसने पनिशमेंट में भी नो योर मदर्स पेन लिख रहा था। अब वो काफी सोचता है एंड देन फिर उसे समझ में आता। अब वो अपने पार्टनर निशियो के साथ जब बैठा हुआ था तो वो उसे बताता है कि एक्चुअली मैं 3 किलो 280 ग्राम जो है ना वो यूइची का बॉडी वेट था जब वो पैदा हुआ था एंड इसलिए किलर ने लिखा था नोट पर नो योर मदर्स पेन। जब वो इस जिंदगी में आया तो उसकी माँ को इतना वजन निकालने में दर्द हुआ होगा इसलिए उसने उसकी बॉडी से इतना ही वजन काट कर अलग कर दिया। अब ये नहीं पता कि उसकी उससे दुश्मनी क्या थी। ये हो सकता है कि वो काम नहीं करता था वो और अनएम्प्लॉयड था, शायद इसलिए किलर को उस पर गुस्सा आती हो। अगर उसने इस रीजन से उसे मारा है तो ये पक्का कोई साइको ही है। अब वो अपने ऑफिस जाता है और बाहर ही सोफे पर लेटा होता है और सो जाता है एंड देन फिर उसे फिर से अपने पास्ट के ग्लिम्स याद आते हैं जिसमें उसकी बीवी और जो बच्चा था वो उसे छोड़कर घर से जा रहे थे। एंड देन फिर हम देखते हैं कि उसका सीनियर आता है और उसकी आंखें खुल जाती हैं एंड तभी उसका पार्टनर निशिनो आता है और उसे बताता है कि इन दोनों विक्टिम्स के बीच में एक कनेक्शन मिल गया है। और ये सुनकर हिसाशी हैरान हो जाता है और उसे पूछता है जल्दी बता क्या है। वो बताता है कि पिछले हफ्ते एक केस नहीं हुआ था गर्ल इन रेजिन मर्डर केस, उसमें ना ये दोनों शख्स ले जज बनकर आए थे
सो ले जज क्या होता है कि ऐसे ही सिंपल रैंडमली सिविलियन चुने जाते हैं किसी भी केस के लिए अपने ओपिनियन देने के लिए, तो उन्हें क्या लगता है कि ये गिल्टी है या फिर नहीं है। और इन ले जजेस के साथ ना एक प्रॉपर जज भी रहता है। ले जजेस का काम होता है सिर्फ ओपिनियन देना, वो अपने वोट दे सकते हैं, बाकी जो मेन रिजल्ट देगा वो तो जज ही होता है। इसलिए तो जो ये ले जज होते हैं ना, इनको कोई डिग्री वगैरह की भी जरूरत नहीं है, ये सिंपली सिविलियंस होते हैं। और ये ऐसा भी होता है ताकि कोर्ट में कोई नाइंसाफी ना हो और सिविलियंस को भी रिप्रेजेंट करने वाले कोई लोग हो, और बस वो अपना सिंपल ओपिनियन वगैरह दें। और वैसे भी ये बाइज्ड कैसे ही होंगे, इन्हें पैसे वैसे थोड़ी ना मिलने वाले लॉयर की तरह या जज की तरह। सो या ये सिंपल सिविलियंस इसलिए रखे जाते हैं ताकि बस वो अपना ओपिनियन बताए। अब ये सुनते ही शाशी के ना एकदम ही होश उड़ जाते हैं और वो अपनी बीवी को कॉल लगाने लगते हैं। अब वो ऑफिसर उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। वो बताता है कि ये वाले केस में एक ले जज मेरी बीवी भी बनी थी, यानी कि अगला नंबर उसका भी हो सकता था। अब वो उसे कॉल कर ही जा रहा था लेकिन वो उठा ही नहीं रही थी। एंड फिर वो अपने पार्टनर और दूसरे ऑफिसर को बताता है कि उसे पता ही नहीं है कि उसकी बीवी और बच्चे कहाँ एक हफ्ते से, क्योंकि एक हफ्ते पहले वो घर छोड़ के चले गए उसे बिना बताए। और जो हमें अभी तक दिखाई गई थी वो कॉन्वर्जेशन जो उसके मेमोरीज में चल रही थी वो सब की सब रियल थी। अब इसके बाद वो अब उन्हें ढूंढने के लिए जाता है। अब जो ये कनेक्शन वाली बात थी, ये जो किलर है ये सिर्फ ले जजेस को मार रहा है, ये बात वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बताते हैं। एंड फिर जब ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इस केस में हुआ क्या था कि एक छोटी बच्ची को ना एक क्रिस्टल रेजिन में सील कर दिया गया था, और वो भी एज अ शोकेस। क्रिस्टल रेजिन तुमने देखे ही होंगे, वो आते हैं शोकेस के लिए। अब क्या था कि इस केस में जो गुनहगार साबित हुआ था उसका नाम था शिंगेरू ओहोशी। अब उस बंदे पर मुकदमा चलता है लेकिन कुछ लोग अभी भी शिंगेरू को बेकसूर मान रहे थे, लेकिन जो ये ले जजेस थे ना, इनके ओपिनियन के हिसाब से ये गिल्टी था। एंड देन फिर जज अपना रिजल्ट अनाउंस करता है और इसे डेथ पेनल्टी मिल जाती है। लेकिन अभी जब ये जेल में जाता है तो कुछ दिनों बाद ही इसकी तबीयत थोड़ी खराब होने लग जाती है। एंड जब इसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है ना, और जब ये अकेला था तो ये मौका देखकर अपने आप को लटका कर मार लेता है। अब ये हो सकता है कि हमारा जो किलर है वो शिंगेरू का कोई क्लोज हो सकता है, जो अब उसकी मौत का बदला उन सब से ले रहा है। और फिर अब हमें इधर दिखाया जाता है जो जज था एक्चुअली में उस केस का, जिसका नाम था कोजमी। न्यूज में खबर आ रही थी कि वो लापता हो चुका है अपने आप, और उसके घर पर उसका बेटा ये न्यूज देखकर काफी ज्यादा घबरा रहा था। तभी उसकी माँ आती है और उसे संभालती है और बोलती है फिक्र मत करो, तुम्हारे पापा ठीक होंगे। अब तभी वहां पर उनके घर पर एक डिलीवरी आती है, और वो डिलीवरी बॉय कुछ ठीक नहीं लग रहा था मुझे, और जो उनकी डिलीवरी भी थी वो भी काफी बड़े बॉक्स में आती है। अभी हम देखते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट के लोग एक लिस्ट निकालते हैं जिसमें उन्हें पता चलता है कि इस रेजिन केस के अंदर 6 जज थे जिन्होंने डेथ पेनल्टी के लिए वोट किया था, और वो थे युइची अकेमी, ये दोनों तो निपट चुके हैं। उसके बाद कोजुमी जो कि जज ही था जो अभी लापता है, फिर अपना आयाको सेतुइची, सुनेहिको माया, और लास्ट में हारुको सावामुरा जो हिसाशी की पत्नी भी है। और दूसरी तरफ हिसाशी को हमें दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि अभी तक उसे अपनी पत्नी और बच्चे के बारे में पता नहीं चला था कि वो कहाँ पर है। अब वो पास्ट की चीजों को याद करने लगता है जब उसकी बीवी उसे छोड़कर जा रही थी, और अब वो बैठा बैठा रिग्रेट कर रहा था कि काश मैंने उसे उस वक्त रोक लिया होता। एंड तभी उसे फिर उस फर्स्ट विक्टिम की याद आती है जो कुत्तों से कुतरी गई थी। एंड अब वो ये सोचकर और भी ज्यादा परेशान था कि कहीं उसकी बीवी और बच्चे के साथ तो ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा। एंड अब हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एक ऑफिस होता है जहां पर एक लड़की काम कर रही होती है, और उसके लिए एक पार्सल आता है जो उसका एक दोस्त लेकर आता है। अब वो दोनों उस पार्सल को खोलते हैं, और वो काफी बड़ा डब्बा था। अब वो अंदर देखते हैं तो उनकी फट के चार हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर एक बॉडी डली हुई थी, वो भी आधी कटी हुई, और वो बॉडी उस जज कोजुमी की थी जो अभी तक लापता हो रखा था। अब इसके बाद हम पुलिस हेडक्वार्टर में देखते हैं जहाँ पर सारी की सारी टीम बैठी हुई होती है। एंड देन फिर वो बताते हैं कि कोजुमी की बॉडी को ना बीच में से वर्टिकली स्प्लिट करा गया था, और आधी बॉडी उसमें से उसकी डिलीवर कर गई उसके घर पर, और आधी बॉडी उसके ऑफिस में, यानी कि वो उसका ऑफिस था। और उन्हें वहां पर एक कागज भी मिलता है जहां पर लिखा हुआ था पनिशमेंट लव स्प्लिट इवनली। अब ये और इन्वेस्टिगेशन करते हैं तब इन्हें पता चलता है कि जो ये जज था इसका एक एक्सटर्नल अफेयर भी चल रहा था, वही उसकी ऑफिस वाली लड़की के साथ जिसे वो बॉक्स मिला था। तो अब किलर ने पता है क्या पनिशमेंट दी इसे, समझ ही गए होगे आधा तो तुम, कि उसने आधी बॉडी काट कर उसकी बीवी को भिजवा दी और आधी बॉडी उसकी लवर को, ताकि दोनों के साथ एकदम ये लव स्प्लिट रहे और किसी के साथ भी बेईमानी ना हो। मानना पड़ेगा यार, जिस तरह से किलर कत्ल करता है बहुत ही क्रिएटिव है। अब इधर हम देखते हैं जो हिसाशी था वो बात करने जाता है उसकी बीवी
हारुको की बेस्ट फ्रेंड कायो से, क्योंकि उसे पक्का लग रहा था कि उसे तो पता ही होगा कि वो कहाँ पर है। तो वो जाता है उस जगह जहाँ पर वो काम करती थी। अब वो उसे पूछता है, लेकिन वो उसे साफ मना करती थी, मुझे नहीं पता, और उसे वो कुछ बता ही नहीं रही थी। ऊपर से उसे वो और भी ज्यादा सुनाई जा रही थी कि तू कैसा बाप है, तेरी बीवी तेरे को इसलिए छोड़कर गई क्योंकि तू अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से नहीं उठा पा रहा था। अब वो जा रही थी तो वो उससे कहता है देख कायो, तुझे पता है ना मैं डिटेक्टिव, अब जल्दी बता, मैंने सेंस कर लिया है कि तू मुझसे कुछ छुपा रही है, अब जल्दी बता क्या है वो। लेकिन फिर वो और गुस्से में बोलती है कि मैंने कहा ना मुझे नहीं पता तुम्हारी बीवी कहाँ है, और फिर वो वहां से चली जाती है। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वो किलर जो कि एक अपार्टमेंट के सामने खड़ा हुआ है और उसके पास कुछ कंटेनर और ट्रॉली थी साथ में। अब इधर हमें दिखाया जाता है जो पुलिस वाले थे वो ये सोचते हैं कि अब हमें अगले बंदे पता ही है कि ये ले जजेस को मारने वाला है, तो अब हमें उन्हें सिक्योरिटी देनी चाहिए, और अगर वो उन्हें मारने आएगा तो हम उसे पकड़ लेंगे। तो वो जाते हैं अगले ले जज आयाको सितियोची के घर पर। अब वो उसके फ्लैट के बाहर खड़े थे और वो उसकी पिक्चर देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं कि यार ये 55 साल की है और फिर भी इतनी जवान कैसे लगती है। अब वो दरवाजा कोई खोल ही नहीं रहा था तो वो सोचते हैं उसे तोड़ने का, लेकिन तभी वो नोटिस करते हैं कि दरवाजा अनलॉक था। वो हैरान हो जाते हैं और फिर वो अंदर जाते हैं तो वो अंदर रूम में बिल्कुल बीचों बीच रूम के एक फ्रिज रखा हुआ था। अब वो समझ ही नहीं पा रहे थे क्या है यार, बीच में कौन रखता है फ्रिज। तभी वो देखते हैं तो उस फ्रिज पर एक नोट लगा हुआ था जिस पर लिखा था पनिशमेंट फॉरएवर ब्यूटीफुल। तो वो जल्दी से उस फ्रिज को खोलते हैं तो उनकी फट जाती है क्योंकि उसके अंदर वहां आयाको की बॉडी रखी हुई थी जो कि पूरी की पूरी जम गई थी, और उन सब के होश उड़ जाते हैं कि कैसे मारा है इसे बुरी तरह। और तभी वो उस बॉडी को छूते हैं तो वो एकदम से नीचे गिर जाती है जिससे उसकी नाक भी टूट जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो हिशाशी का पार्टनर था निशिनो, वो थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करता है और उसे पता चलता है कि जो हारुको थी ना, उसने जो लास्ट कॉल करा था वो उसकी बेस्ट फ्रेंड यूको को करा था। अब इसीलिए फिर वो कायो के घर पहुंच जाता है अपने एक ऑफिसर के साथ। अब वो उसके घर पर देखते हैं तो वहाँ एक लड़का था, वो बताता है कि वो कायो का बॉयफ्रेंड है। वो पूछते हैं कि कायो घर पर है क्या, वो कहता है कि नहीं वो घर पर नहीं है, वो तो अपने काम पर है। वो बोलता है कि अगर वैसे आपको उससे बात करनी है तो मैं बता सकता हूँ उसके वर्क का एड्रेस, पास में ही आप जा सकते हो। अब वो उसका एड्रेस लेकर उसके काम वाली जगह पर निकल जाते हैं। इधर हम देखते हैं तो कायो कुछ नहीं बताती, तो इसलिए अब वहां से निकल रहा था हिशाशी, तभी वो देखता है कि वहां पर निशिनो और दूसरा ऑफिसर आ गए थे। अब उन्हें देखकर शॉक हो जाता था कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो बताते हैं कि हम वहाँ पर उसके घर पर गए थे, उसने बताया कि यहाँ पर है वो। अब वो जाते हैं उससे बात करने के लिए। अब निशिनो जाकर कायो से बात करता है और उसे सब कुछ बताता है कि देख यार हारुको जो है ना वो बहुत ही बड़े डेंजर में, तू हमें बता दे उसके बारे में कि वो कहाँ पर है। अब कायो को भी समझ में आता है कि उसकी दोस्त हारुको खतरे में, एंड इसीलिए फिर वो उन्हें बता देती है कि वो कहाँ पर है, एंड वो कहती है कि वो मेरे ही अपार्टमेंट में। अब ये सुनने के बाद वो सब के सब जल्दी से भागते हैं उसके अपार्टमेंट की तरफ। वो बोलता है अरे यार अभी तो हम इसके अपार्टमेंट से आ रहे हैं, इसके बॉयफ्रेंड ने तो नहीं बताया कि हारुको भी उसके साथ है, उसने तो बोला तो वो अकेला है। अब कायो बोलती है 1 मिनट, आप ये क्या बोल रहे हो, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अब ये सुनते ही वो सब के सब शॉक हो जाते हैं और हिशाशी का तो मुंह ही उतर जाता है। इधर हम देखते हैं कि उस कातिल ने उसकी बीवी और बच्चे को दोनों को एक कंटेनर में डाल लिया था, और दूसरी तरफ ये जल्दी से गाड़ी में बैठकर वहां पहुंच रहे थे, और यहाँ किलर उन्हें अब कंटेनर में डालकर उसे अपनी गाड़ी में डाल देता है और वहां से गाड़ी लेकर निकल रहा होता है। एंड तभी हम देखते हैं कि उसकी गाड़ी हिशाशी की गाड़ी के बिल्कुल साइड से निकलती है और हिशाशी उसकी गाड़ी को नोटिस कर लेता है। अब वो जल्दी से उधर अपार्टमेंट में पहुंचते हैं तो जो हिशाशी था वो गाड़ी से नहीं उतरता है। वो उन दोनों ऑफिसर से कह देता है कि तुम ऊपर जाकर देखो, और फिर वो भाई एक ही झटके में गाड़ी पूरी घुमा देता है और जाता है फिर उस गाड़ी के पीछे करने। अब वो दोनों ऑफिसर जब ऊपर जाते हैं अपार्टमेंट में तो वो देखते हैं कि वहां कोई नहीं था, लेकिन वहां एक कागज डला हुआ था जिस पर लिखा था पनिशमेंट ब्रिंग योर फैमिली टू वर्क। अब ये चीज वो फोन करके हिशाशी को बता देते हैं। अब वो समझ जाता है कि यानी कि उस गाड़ी में ही उसकी बीवी और बच्चा है। अब वो और तेजी से गाड़ी भगाने लगता है। अब इधर हमें दिखाया जाता है कि एक और जो ले जज बना था सुनेही को माया, वहां पुलिस उसको सिक्योरिटी देने पहुंचती है, लेकिन उससे पहले ही वो देखते हैं तो वो मारा डाला था वहां पर, और उसे भी बहुत ही गंदी तरीके से मारा था। उसकी पूरी बॉडी को जो मम्मी नहीं होती वैसे रैप कर दिया था, बांध दिया था, और उसके मुंह को मशीन से खोलकर उसके अंदर छोटी छोटी जो पिन निडल्स होती हैं वो घुसेड़ दी थी, और वहां पर कागज डला हुआ था जिस पर लिखा था पनिशमेंट स्टिक अ नीडल इन योर माउथ। यानी कि 5 का काम तो तमाम हो गया था और आखिरी बस ये हारुको रह गई थी जो कि अभी किडनैप भी हो चुकी है, और वो साथ ही साथ बैकअप के लिए लोगों को भी बुला रहा था। अब उसका पीछा करते हुए वो टनल में आ जाता है, और तभी हम देखते हैं कि वहां एक जो कुत्ता था वो एकदम से उसकी गाड़ी के बीच में आ जाता है, और उसे बचाने के चक्कर में हिशाशी गाड़ी मोड़ देता है और उसकी गाड़ी ठुक जाती है और वो बेहोश हो जाता है, और जो किलर था वो
निकल जाता है। अब इधर से हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पर हेडक्वार्टर्स में लोग बात कर रहे थे कि अभी तक तो किलर ने हिशाशी की पत्नी और बच्चे को मार दिया होगा, क्योंकि वो बहुत जल्दी काम करता था और वो किसी भी विक्टिम को ऐसे बचा कर तो रखता ही नहीं था, तो कोई चांस नहीं है कि वो अब हमें जिंदा मिलने वाले। और यहाँ हम दूसरी तरफ देखते हैं जो हिशाशी था वो अपने अंदर विश्वास रख रहा था कि नहीं, उसकी पत्नी और बच्चा अभी भी जिंदा है। और हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि जो उसके सीनियर्स थे उन्होंने उसे इस केस से साइडलाइन कर दिया गया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब इस केस में इसकी फैमिली भी इन्वॉल्व हो गई है। सो अब ये केस इसके लिए काफी पर्सनल हो गया है और ये कुछ ज्यादा कुछ और ना कर बैठे, क्योंकि मान लो अगर जैसे इसे किलर मिल गया तो गुस्से में ये उसे मार ना दे कानून अपने हाथ में लेकर, और इसीलिए इसे इस केस से हटा दिया गया। अब इसके बाद वो जाकर मिलता है अपने पार्टनर निशिनो से एक रेस्टोरेंट में। अब उसने उसे शिगेरू के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने को कहा था। शिगेरू वही अपना रेजिन मर्डर वाला, वो बताता है कि भाई मैं उसके बारे में कुछ पता लगा ही नहीं पाया, क्योंकि वो बंदा बचपन से ही अकेला रह रहा है। वो बचपन से ही उसके ना तो माँ बाप थे कोई, तो वो अनाथालय में बड़ा हुआ है। उसके बाद भी पूरी जिंदगी में उसका एक भी दोस्त नहीं बना, वो पूरी जिंदगी अकेला ही रहा है, उसके कांटेक्ट में कोई था ही नहीं, तो मुझे कौन ही बताता उसके बारे में। अब इसके बाद हिशाशी दिमाग लगाता है और कहता है यार ये हो सकता है कि जो ये अपना शिगेरू था वो एक्चुअली में निर्दोष हो, क्योंकि अगर तू नोटिस करेगा ना कि शिगेरू के ऊपर जो क्राइम था कि उसने एक बच्चे को एक क्रिस्टल रेजिन के अंदर सील कर दिया था। यार ऐसे किसी को मारना इतनी अजीब तरीके से, ये सब तो अभी वाले केसेस में हो रहा है, ले जजेस वाले मर्डर्स में, कि बंदों को इतनी अलग अलग तरीके से मारा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि रेजिन मर्डर वाला जो वो बच्चे को सील करा गया था वो मर्डर भी उसी बंदे ने करा है जो ये सारे मर्डर्स कर रहा है। अब निशिनो कहता है अगर ऐसा ही है और शिगेरू को बस उसे फंसवाना ही था तो फिर वो उन ले जजेस को मार क्यों रहा है जिन्होंने शिगेरू को सजा दी थी। एक तरह से तो उसका काम बन ही गया ना। वो कहता है यही तो पता लगाना है कि साला वो फिर उन जजेस को क्यों मार रहा है अगर उसी ने वो वाला मर्डर भी करा है तो। अब तभी उनकी नजर साइड में खिड़की पर जाती है जहाँ पर एक शख्स खड़ा होकर बहुत देर से उन्हें देख रहा था और वो और कोई नहीं फ्रॉग किलर था। अब उसे देखते ही हिशाशी समझ जाता है कि ये वही बंदा है और वो भाग कर जाता है बाहर, लेकिन तब तक वो निकल चुका था वहां से। अब वो आगे देखता है किसी को रेन कोट पहने, वो जाकर उसे देखता है तो वो कोई बूढ़ा बंदा था। फिर वो देखता है तो वो पीछे ब्रिज पर ऊपर खड़ा हुआ उसे देख रहा था। हिशाशी उसे देखते ही ऊपर जाता है उसके। अब वो ऐसे ही उसका पीछा करता रहता है और वहां पर फिर वो एक जगह पर पहुंच जाता है। तभी वो देखता है तो ऊपर बिल्डिंग से एक चश्मा आकर गिरता है। अब वो उस बिल्डिंग के ऊपर चला जाता है। अब जैसे ही वो उसकी रूफ पर पहुंचता है उसकी फटके चार हो जाती है, क्योंकि वहां वो फ्रॉग किलर खड़ा हुआ था, लेकिन उसके साथ साथ निशिनो उसका पार्टनर भी वहीं था, जिसके उसने हाथ पैर बांधकर उसे टाई से ऐसे पकड़ रखा था नीचे गिराने के लिए। हिशाशी कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, मैंने रास्ते में ही बैकअप बुला दिया था, वो किसी भी वक्त यहाँ पर पहुंचते होंगे, तुम यहाँ से कहीं भाग नहीं सकते। फ्रॉग कहता है मुझे अच्छा लगा ये देखकर कि तुम अभी तक सही हो डिटेक्टिव हिशाशी। हिशाशी कहता है क्या? वो कहता है यू सी आई नीड यू एंड यू नीड मी। ये साला देखा जोकर की तरह बात कर रहा है। I don't want to kill you. You complete me. फिर फ्रॉग कहता है मैंने तुम्हारे लिए एक प्राइवेट स्वीट बुक कर रखा है। हिशाशी कहता है बकवास बंद कर और मेरे पार्टनर को अभी छोड़। फ्रॉग कहता है जल्दी तुम भी मेरे म्यूजियम में कैद हो जाओगे। अब हिशाशी जैसे ही अपना आगे कदम बढ़ाता है फ्रॉग निशिनो की टाई और ढीली करने लग जाता है। निशिनो कहता है तुम्हें क्या चाहिए मर्डरर? वो कहता है आई एम नॉट अ मर्डरर, आई एम अ क्रिएटर, आर्टिस्ट हु स्प्रेड्स जॉय। अब हिशाशी उसे पूछता है ये बताओ तुमने उन ले जजेस को क्यों मारा और मेरी फैमिली कहाँ पर है? वो कहता है कि वो क्रिस्टल रेजिन में ना बच्चे को मैंने सील किया था, वो मास्टरपीस मैंने बनाया था, एक ऐसी चीज जिसकी कोई इमिटेशन भी नहीं कर सकता। मैंने उसे बनाने में अपना पूरा पैशन लगा दिया था और इन लोगों ने क्या किया, किसी शिगेरू उहाशी को उस आर्ट पीस का ओनर बना दिया कि उसने ये बनाया। वो 6 के 6 जजेस जिन्होंने उसे गुनहगार साबित किया उस चीज को बनाने के लिए, उन्होंने मेरा मुझसे क्रेडिट छीना। वो मास्टरपीस मेरा था तो क्रेडिट भी मुझे मिलना चाहिए था ना। अब हिशाशी हैरान हो जाता है ये देखकर कि इसलिए उसने उन सारे जजेस को मारा। वो समझ गया था ये तो बिल्कुल ही साइको है। फ्रॉग कहता है देखो यार अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, तुमसे दोबारा मुलाकात होगी डिटेक्टिव हिशाशी। और फिर वो निशिनो को देखते हुए कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन निशिनो ऑन योर प्रमोशन, एंड बूम उसे छोड़ देता है। एंड यही ये हमारा पार्ट
खत्म होता है। तो कैसी लगी ये मांगा? अच्छी लगी तो लाइक मारो, शेयर करो और हाँ कमेंट करके बताओ कि अगली मांगा मुझे और कौन सी कवर करनी चाहिए। और मैं सही बताऊं ना तो मेरा थोड़ा ना कागुरा बच्ची भी कवर करने का मन है, क्योंकि मैंने वो पढ़ी है और वो काफी बढ़िया है और मेरा मन भी हो रहा है थोड़ा ऐसा एक्शन मांगा कवर करने का। बर्जक के बाद आई थिंक मैंने उतनी ज्यादा एक्शन वाली मांगा कोई कवर नहीं करी, वरना हाँ इसके अलावा मेरा बहुत ही ज्यादा मन कर रहा है हिस्टोरी मांगा कवर करने का। मिडिवल टाइम बेस्ड स्टोरी, एक्शन, ड्रामा, साइकोलॉजिकल और ऊपर से सैनिन का तड़का। ओए होए होए होए, Nice. मजा आ जाएगा। बाकी तुम बताना अपने सजेशन मुझे क्या करना चाहिए। बाकी ऐसी और मांगास देखनी है तो क्लिक मारो ना। आज के लिए बस करते हैं। आरिगा।